नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले प्रैक्टिस सेशन में सीजीएल 2020 के जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उनको करा था। आज हम लोग सीजीएल 2021 के जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। बाकी आप लोग अगर चाहें तो आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इतने में से कितने सही कर पाए, और अपने कॉम्पिटिशन को साथ साथ देख सकते हैं कि बाकियों के कंपैरिजन में आपका स्कोर किस तरीके से रहा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इट एस्टेब्लिशमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी क्लास के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था या आप लोगों ने किसी भी बुक वगैरह से पढ़ा हो या किसी भी सोर्सेज को या प्रीवियस ईयर को रेफर करा हो, तो इलेक्शन से रिलेटेड हमारे दो आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कौन कौन से आर्टिकल? एक आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, और एक आर्टिकल 326 जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि आपकी वोटिंग राइट्स के बारे में बताता है। तो ये दोनों आर्टिकल्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां पे हमारा जो सवाल है वो हमारे इलेक्शन कमीशन के गठन के बारे में है, तो उसका आपका आंसर आर्टिकल 324 होगा। इसको आप सभी के सभी अपने एग्जाम के लिए याद करिएगा, क्योंकि एक सदाबहार क्वेश्चन है एसएससी का, ये रिपीट होते रहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कभी रैंडम गेस करके उठा के यहाँ पे डाला है। ये इन क्वेश्चंस में से है जो आज आपको अगर सीजीएल में दिख रहा है तो कल सीएचएसएल में दिख सकता है, या हो सकता है सीजीएल में ही अगले बार में देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है कि हमारे पॉलिटी के सिलेबस में पूरी पॉलिटी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ अमेंडमेंट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर अमेंडमेंट को टारगेट करके कई सारे सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आपने अमेंडमेंट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखी होगी तो आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। पर इससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी के रूप में समझा देता हूं। गोवा हमारे देश में शुरू से नहीं था। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, गोवा जो था वो पुर्तगाल के अंदर था, पुर्तगाल के कब्जे में था। पोर्टुगीज वही जो 1498 में आए थे, जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, और 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू उनको भगाया गया। अब जब उनको भगाया गया तो उसके बाद गोवा को देश में जोड़ा गया, पर जब जोड़ा गया तो स्टेट के रूप में नहीं जोड़ा गया। गोवा को स्टेट की उपाधि 56वें संविधान संशोधन 1987 के थ्रू मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी ध्यान अवश्य रखेंगे। फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। और इस क्वेश्चन को देख के आधे से ज्यादा बच्चे जो हमारे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे या जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, उन्होंने यहां पे पहला शब्द क्या देखा होगा फ्रेंड्स? उन्होंने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी देखते हुए आधे बच्चों की आंखें सीधा कहां ढूंढती है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को। पर यहां पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिस कर देते दोस्तों। वो क्या कीवर्ड है? वो है न्यू। आप यहां पे दोस्तों न्यू कीवर्ड को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि न्यू कीवर्ड जो है वो ये दर्शाता है कि जो पहले था उससे कुछ चेंज हुआ है, कुछ नया आया है। तो इसलिए अपने जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा रहे हो तो अपनी आंखों को खुला रखें, दिमाग को खुला रखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वापस से देखिए क्या पूछा, फंडामेंटल ड्यूटी में अमेंडमेंट यानी न्यू कब जोड़ा गया। अब आप लोग जानते हैं कि हमारा राइट टू एजुकेशन जब आर्टिकल 21 को ए को ऐड करा गया था, साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी एक नागरिक के रूप में, कि आपको अपने वार्ड को, पेरेंट्स हो गए या गार्जियन हो गए, आपको उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है 14 साल की एज तक, जो आपने देखा था उसका हमारा गैप था। इसके लिए जो हमारा अमेंडमेंट था कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसको भी हम लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी हमारे आरबी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आरबी चैनल को आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको यहाँ पे मैथ्स का कोई भी पेड कोर्स या अपना बैच चाहिए जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके, जिसमें आपको साथ साथ पीडीएफ वगैरह भी मिलेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे शुभम सर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको आरबी एप्लीकेशन पे मिलेगा। और साथ में अगर आप लोग चाहें तो जनरल साइंस के कोर्स के लिए भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल साइंस के कोर्स के अंदर आपको यहाँ पे साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको राधिका मैम ने पढ़ाई है। पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मैंने पढ़ाया है। चारों की चारों सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इन कंप्लीट सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ साथ आपको यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट ग्रुप्स मिलेंगे, जहां पे आप लोग हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जितना जल्दी पॉसिबल होता है आपको सभी डाउट्स का यहाँ पे निवारण किया जाता है। दोस्तों, हम अगले सवाल पे आते हैं, अपनी तैयारी को साथ आगे बढ़ाते हैं। The idea of having a provision for a bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from the Dash Constitution.
ध्यान दीजिए, हमारा संविधान जो है, आपको पता है, अगर आप लोगों ने क्लासेस कभी ली होगी या जो हमारे भी बैच के स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को मैंने डिटेल में समझाया था, बाकी अगर आप लोगों ने बुक्स वगैरह से भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को इस चीज की आइडिया होगी कि हमारा संविधान जो बना है वो काफी जगहों से लेके बना है। आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आज मैं बॉलीवुड के अंदर बोलूं किसी हिट मूवी की रेसिपी बताओ, भले हिट मूवी बहुत रेयर आती है मगर उसकी रेसिपी क्या होती थी, साउथ की मूवी से स्टोरी उठाओ, उसके बाद हमारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनको उठाओ, जैसे हमारे पंकज त्रिपाठी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, और पंजाबी गानों को उठाओ, इनको जोड़ दो और इनको जोड़ के जो मिलेगी वो हिट मूवी होगी। उसी तरीके से हमारे संविधान ने क्या करा, हर देशों के जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे उसको हमारे हिसाब से ढाला और उसको ढाल के हमारा संविधान को तैयार करा गया। तो उसके अंदर जो हमारा ब्रिटेन था, ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया था दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप लिया था, यानी कि हमारे देश में राज्य के बंदों को अलग से सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, पूरे कंट्री के व्यक्ति को एक ही सिटीजनशिप दी जाएगी। और साथ साथ हमने वहां से बाय कैमरल पार्लियामेंट को भी लिया था, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है तो वो भी वहां से लिंक्ड था, रूल ऑफ लॉ को भी लिया था। तो इस तरीके से जैसे हमारा साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तरीके को लिया था। तो इन सभी चीजों के ऊपर आप अवश्य अपना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किस जगह से क्या लिया, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, ये सभी की सभी चीजें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर साल इन चीजों पे सवाल अवश्य देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, ऑन विच डे वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस दिन हमारे संविधान को अडॉप्ट करा था उसी दिन हमारे नेशनल एम्बलम को भी साथ में अडॉप्ट करा था, और वो है हमारा 26 जनवरी 1950 का दिन, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को मैंने अपनी सीजीएल 2020 की प्रैक्टिस सेशन में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल 389 मेंबर्स थे। हमने उसकी डिवीजन देखी थी 292, 4 और हमारा 93 के फॉर्म में, जो प्रिंसली स्टेट जो हमारा 93 थे, 4 हमारे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान के पीपल थे, और 292 हमारे जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू आए थे। अगर उसी को मैं मेल्स और फीमेल्स के रूप में तोड़ दूं तो हमारे 15 मेंबर्स जो थी वो फीमेल थी दोस्तों। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया declared that the parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental right under article 368 and such an act will not be a law under the mentioned meaning of article 13। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने क्लास को तरीके से देखा है, आप आर्टिकल 12 और 13 वाला कंसेप्ट भी आपको समझा रखा हूं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से शुरू होता है, फिर मैंने आपको बताया था नल एंड वॉइड का कंसेप्ट, अगर कोई भी आर्टिकल मींस ऐसा लॉ बनता है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो उसको हम नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है हमारी जुडिशरी। अब देखिए, ये समय था इंदिरा गांधी का समय। इंदिरा गांधी जब धीरे धीरे पावर में आ रही थी, हमने क्लास में इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर रखा है पूरी एनालॉजी और स्टोरी के फॉर्म में, तो जैसे जैसे वो पावर में आ रही थी वो जुडिशरी को वीकन करती जा रही थी। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारी जुडिशरी और पार्लियामेंट की बात करें, ये दोनों एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके चलती है। अब अगर पार्लियामेंट पावरफुल है, पार्लियामेंट कैसे पावरफुल हो सकती है, उसकी पूर्ण बहुमत हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में उसकी सरकार हो, तो आसानी से अमेंडमेंट कर सकती है, वो पार्लियामेंट की पावर दर्शाता है। और पार्लियामेंट अगर वीक हो गई, यानी उनकी बहुमत नहीं है, वो आसानी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उस समय जुडिशरी पावरफुल हो जाती है। तो जिस समय पार्लियामेंट पावरफुल थी, तो इससे पहले गोलकनाथ केस आया था, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया अगर होगा, बाकी गोलकनाथ के, केशवानंद भारती के, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग यानी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। तो उस समय क्या करा गया था, इन्होंने ये लॉ लाई थी इंदिरा गांधी, और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी। ये ध्यान रखिएगा, 1970 से जो 80 का दौर था, इस समय बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे देश में देखने को मिले थे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी वो काफी सारे अमेंडमेंट करती गई, और इसी का फाइनली निष्कर्ष ये देखने को मिला कि फाइनली उनकी सरकार गिरी थी और उनको मोरारजी देसाई जी ने रिप्लेस करा था इमरजेंसी के बाद। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Who among the following president of India gave assent to the 100th amendment of the Constitution of India? ध्यान दीजिएगा, 100वां संविधान संशोधन। अब हर व्यक्ति आप कहेंगे भैया हम याद तो करके नहीं रहेंगे कि किसको किसने साइन करा, अभी तक 105 हो गए, याद करना पॉसिबल है? याद करना पॉसिबल नहीं है, पर कभी भी आप जिस साल की तैयारी कर रहे हैं उससे 5 साल या 6 साल पहले जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको जरूर ध्यान रख के जाइएगा। और अगर आपको यहाँ पे आइडिया ना भी हो कि किसने साइन किया, आप कम से कम उसका ईयर याद रखते हैं। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में। 2015 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको शपथ किसने दिलाई थी? याद करिए, प्रणब मुखर्जी जी ने दिलाई थी। तो उसके बाद वो अचानक से तो हटे नहीं थे, क्योंकि मोदी जी के साथ भी उनका कुछ साल का कार्यकाल रहा था। आप लोगों ने देखा था, उसको उनको रिप्लेस करा था रामनाथ कोविंद जी ने। तो इस हिसाब से अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे टाइम फ्रेम को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ से आंसर पे पहुंच सकते हैं
कि प्रणब मुखर्जी जी ने ही इसको साइन किया होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वही अमेंडमेंट बिल को साइन करते हैं, तभी वो अमेंडमेंट बिल एक अमेंडमेंट एक्ट बनता है। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, हमने क्लास में इसके ऊपर स्पेशल डिस्कशन कर रखी है कि हमारे पास जो 3 ज्वाइंट सेशन हुए थे, जैसे आपका एक डाउरी प्रोहिबिशन का था, एक आपका बैंकिंग का था, एक आपका एंटी टेररिज्म वाला था, उन तीनों में से डाउरी प्रोहिबिशन वाला बिल था। ये एक्ट कब बना था? 1961 में बना था। 60 में बिल आया था और 1961 में ये एक्ट बन गया था। ज्वाइंट सेशन के तीनों बिल थे, आप इनको जरूर याद रखना, क्योंकि ज्वाइंट सेशन क्या होता है? वैसा सेशन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ बैठते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसको हेड करते हैं, और इसके अंदर अगर बिल पास हो जाता है तो उसको पास मान लिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, और इसमें अगर वो फेल हो जाता है तो बिल को फेल मान लिया जाता है। दोस्तों अगला सवाल क्या है? द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इस सवाल को अगर आपको अभी भी मुझे बताना पड़ेगा तो आप अपनी तैयारी में काफी हद तक पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है। अगर आप थोड़े से भी वेटरन हैं, मींस आपको थोड़ा सा भी, अगर 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस होगा सीजीएल के फील्ड का, या 1.5 साल का भी होगा, पॉलिटी आपने कभी भी पढ़ी होगी, तो आप इस सवाल से जरूर गुजरे होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पहले गुजरे तो आगे नहीं आएगा, इस साल में भी कम से कम 2 से 3 जगह आया होगा, और अगले साल भी 2 से 3 जगह आएगा। अगर आपके शिफ्ट में आ गया तो आप समझ लीजिए आप लकी पर्सन है, या शायद अनलकी भी, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको आता होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पंचायती राज है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें आप एक चीज और ध्यान रखना, शेड्यूल का अपना याद रखना कि शेड्यूल 11 पंचायत का था, 12 म्युनिसिपैलिटी का था। पार्ट का याद रखना कि पार्ट 9 था। डायरेक्ट अगर ये ना पूछे तो पार्ट के फॉर्म में पूछ सकता है, कौन सा पार्ट में डाला गया, कौन सा शेड्यूल उससे रिलेटेड था, जिसके अंदर के सब्जेक्ट थे 29। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे। पंचायत जो है उसके 29 सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, और म्युनिसिपैलिटीज के 18 सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। इन चीजों को आप अपने फैक्ट्स के साथ नोट करते जाइए, ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगे एग्जाम से पहले। ध्यान रखिएगा, जितने आपके पास फैक्ट्स हैं उनको जितनी जगह आप मींस आराम से लिख के रखेंगे, उनको रिवाइज करते रहेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा वो आपके लिए एग्जाम के समय में बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट इज आर ट्रू। मैं आपको यही याद करिए, जब मैं अपनी क्लास की शुरुआत कर रहा था पॉलिटी की, मैं आपको बता रहा था कि सीजीएल में भी अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे अब हमारा सीजीएल के अंदर मेंस आएगा और मेंस में जीएस आएगी, ये हमारे सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि सीजीएल में अब भी कुछ आसान क्वेश्चन आते हैं, पर कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चन आते हैं। यह आपका 21 अप्रैल शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आप तभी टारगेट कर सकते हैं जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए। यहां पे बस अगर आप रट के चले गए कि वोट एंड अकाउंट ये है या फिर नहीं है, या फिर अपने बस आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद कर लिया, मनी वाला आर्टिकल 110(11) के हिसाब से याद कर लिया, 110 याद कर लिया, इस केस के अंदर आप यहां पे फंस जाएंगे। क्योंकि अगर आपको बस आर्टिकल पता है, 117 याद करके गए, 110 याद करके गए, 112 याद करके गए, तो वहां से आपके डायरेक्ट आर्टिकल वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे, पर जैसे ही आपका वो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हटेगा वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आइए कोशिश करते हैं, इसको साथ पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट बजट। अगला पॉइंट क्या है? वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट आर नॉट द सेम। सी पॉइंट क्या है? एन इंटरिम बजट गिव्स द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर टू अ फुल बजट। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को वोट एंड अकाउंट का मतलब पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, वोट एंड अकाउंट का आप यहाँ पे कंसेप्ट ऐसे समझिए, जब हमारे देश में पहले बजट पास या मतलब बजट को लाया जाता था, तो बजट जब लाया जाता था उसके कम से कम, जैसे हमारा नया फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल से शुरू हो गया। अब बजट हमारा 1 अप्रैल तक पास नहीं होता था, क्योंकि फरवरी एंड में पहले लाया जाता था। अब तो फरवरी शुरुआत में लाने की प्रावधान कर दी है। अब फरवरी एंड में बजट लाए, फरवरी एंड में बजट लाया गया, फिर उस पर डिस्कशन गई, कमिटीज ने उसके ऊपर जांचा कि क्या सब कुछ सही पैसा मांगा जा रहा है, नहीं पैसा मांगा जा रहा है, उस पर कट मोशंस वगैरह लगाए जाते हैं। इन सभी काम को करने में समय अच्छा खासा लगता है, और इसलिए वो जो हमारा बजट है वो मतलब हमारा बस 1 महीने के अंदर पास नहीं हो पाता है। अब सरकार को खर्चा तो है, उसको पैसे तो निकालने हैं, अपने काम को तो बढ़ाते रहना है। अब बजट तो पास हुआ नहीं, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान लाया गया, जिसके अंदर हम यूजुअली 1/6 ऑफ बजट जो होता है, आपका पूरा साल 12 महीने का है, उसका 1/6 क्या हो गया? 2 महीने के लिए हम लोग पैसा, हमारा जितना बजट है, जैसे मान लो अगर आपका बजट जो है वो 600 रुपया का है, पूरे देश का बजट, तो इसका 1/6 यानी 100 रुपया जो है 2 महीने के खर्चे के लिए निकाल लिया जाता है, और बाकी 500 के हिसाब से वोटिंग कर दी जाती है। तो इसको हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। अब इसके देखिए पॉइंट्स क्या है। वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही पॉइंट है। वोट ऑन अकाउंट को हम खर्चे के लिए निकालते हैं, द एक्सपेंडिचर साइड के साथ ये डील करेगा। वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट आर नॉट द सेम। अब इंटरिम बजट को भी आपको समझना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, इंटरिम बजट क्या होता है?
इंटरिम का हमने देख रखा है, इंटरिम ट्रांजिशन फेज के लिए यूज करते थे। जब इंडिया की सरकार बनी थी 1946 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी की, 20 सितंबर के टाइम में आपको मैंने बताया था क्लास में 2 सितंबर को, उससे लेके 1947 तक जो इंडिया की सरकार बनी थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंटरिम मतलब क्या, जब हमारा पावर जिस समय शिफ्ट हो रहा हो उस समय में जो सरकार थी, यानी ब्रिटिशर से जब इंडिया में पावर शिफ्ट हो रही थी उस समय जो देश में सरकार थी इंटरिम गवर्नमेंट थी। उसी हिसाब से इंटरिम बजट हम कब लाते हैं, जिस साल इलेक्शन होता है और उस साल 2-4 महीने के लिए अगर सरकार को चलाना हो अपना कामकाज, तो उसके वक्त में अगर पूरे साल का बजट लेके आ जाए और उसके बाद नई सरकार आए वो उस बजट को काटे, इसमें काफी समय बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए हम कन्वेंशन से इस तरीके को लेके आते हैं कि जिस साल इलेक्शन हो रहा है उस साल 2 से 3 महीने के हिसाब से अपना आपको जितना समय लगेगा उतने का पैसा निकाल लीजिए और बाकी नई सरकार जो आएगी वो अपने हिसाब से खर्चा निकालेगी। तो इंटरिम बजट जो है वो 2 से 3 महीने का बजट होता है। और इंटरिम बजट के अंदर अगर हम पूरा बजट बनाऊंगा तो बजट में क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका खर्चा भी हुआ और आपकी इनकम भी दिखाएगी कि आपका पैसा आ कहां से रहा है, टैक्स से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है और आपका खर्चा जा कहां पे रहा है। तो इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट डिफरेंट है। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, वोट ऑन अकाउंट आपका हो गया कि आपका खर्चा करने के लिए पैसा मांगना, और इंटरिम बजट में आपका खर्चा और कहां से इनकम आ रहा है दोनों दिखाना है, भले ही आपको छोटे समय के लिए दिखाना है। तो यहां पे लिखा है वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट आर नॉट द सेम। ये पॉइंट भी आपका दोस्तों ठीक है। एन इंटरिम बजट गिव्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर टू अ फुल बजट। इंटरिम बजट जो है वो पूरा यानी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। दोस्तों ये बात भी ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट ठीक हो गई, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ए, बी एंड सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लासेस या तो हमारी लीजिए या कहीं से भी पढ़िए। देखिए मेन आपका एम क्या है, एग्जाम क्लियर करना। अगर आपको बुक्स समझ आ रही है बुक्स पढ़िए, अपने सोर्सेज को रेफर करिए, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ना थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब जो आपकी जीएस है वो हमारे मेंस के अंदर भी है और मेंस के साथ उसका एक अच्छा पोर्शन होगा आपके सिलेक्शन में। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स के अंदर बंदों की प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल पे रहती है। मैथ्स आपको मार्जिन नहीं देगा आगे निकलने का। अगर आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं तो बाकी बच्चे भी आपको 30 में से 28, 29 में 30 स्कोर करते हुए मिलेंगे, वो आपको बड़ा मार्जिन नहीं देगा। पर जीएस के अंदर अगर आप 25 में से 22-23 बना पाते हैं या 20 क्वेश्चन बना पाते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छा मार्जिन मिलेगा, तो बाकी स्टूडेंट से आपको आगे लेके जा सकता है कंपटीशन के अंदर। तो आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग पे साथ साथ जितनी ज्यादा फोकस कर सकते हैं अवश्य करिए। अगला सवाल देखते हैं। द डैश अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages the Gram Sabha as the foundation of the Panchayat Raj system to perform function and power entrusted to it by the state legislature। घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या पूछा, पंचायती राज का अमेंडमेंट है। क्या पूछा, वापिस देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा सवाल देख लीजिए, घूम फिर के कंक्लूजन क्या निकला, आप खुद इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर आप लोग खुद अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या पूछ रहा है। अगर नहीं समझ रहे तो आपको फिर से समझा देता हूं कि पंचायती राज सिस्टम को किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया, वही सवाल ने फिर से पूछा, आप आंसर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following amendments to the Constitution of India was passed with the primary objective to constitutionally encode the reorganization of Indian state based on language? फ्रेंड्स ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का पार्ट है। आपको मैं बताता हूं, जिस समय हमारा देश मींस इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने स्टेट्स को बांट दिया, ABC लेवल में स्टेट्स को बांटा था। अब स्टेट्स को अगर मान लो ज्योग्राफिकली या प्रिंसिपली स्टेट के हिसाब से बांटते हैं, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी। स्टेट्स को लग रहा था कि उनकी जो मींस यूनिटी है उसमें कहीं से इशू आ रहा है। जैसे मान लो स्टेट हम किस तरीके से बांटना चाहते हैं, अगर आपका एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक चीज की विचारधारा वाले लोग एक जगह हो तो उनकी सिमिलर विचारधारा को बड़े लेवल पर पहुंचाना आसान होगा। इसलिए स्टेट्स ने डिमांड करी कि हमारी जो लैंग्वेज है, यानी एक लैंग्वेज, जैसे मान लो आंध्रा में तेलुगु बोलने वाले एक जगह हो गए, जो हमारे भोजपुरी बोलने वाले पर्सन एक जगह हो गए। खैर बिहार के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज हैं, मगर तब भी एक कंपैरिजन के बोल रहा हूं, जैसे मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई, तो इन सभी मींस सिमिलर टोन वाले, सिमिलर कल्चर वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र वाले हो गए, गुजराती बोलने वाले गुजरात में हो गए, बंगाली वाले वेस्ट बंगाल में हो गए। तो लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट को बांटने की जो बात रखी गई थी वो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, और आंध्र प्रदेश का नाम इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत करी थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। द 16th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द सीलिंग ऑफ प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम 250 रुपीज टू व्हाट? इसको फ्रेंड्स 2500 रुपए कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में हम सिटीजनशिप के ऊपर कैसे बात कर सकते थे। इंस्टेंट वाला सिचुएशन समझिए, पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं। इंस्टेंट उस पर लॉ बनाना या एक्ट बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क बनता, क्योंकि लोग अभी इधर उधर शिफ्ट ही हो रहे हैं। अपनी हिंदूज जो है इंडिया की तरफ आ रहे थे,
कुछ इस्लाम के लोग वहां जा रहे थे, कुछ इस्लाम के लोग यहाँ भी रहे। अब जैसे हमारे देश में आज का समय है, इस हिसाब की पीस या कम्युनिटी उस वक्त वहां पे नहीं थी, वहां पे काफी अलग तरीके की सिचुएशन थी, लोग अपना ट्रेवल करके अपनी जगह बदलते जा रहे थे। तो वहां पे ऑफिशियली नियम बनाने के बाद 1995 में करी गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिटीजनशिप एक्ट का 1955 भी दोस्तों याद रहेगा, और ये भी समझ गए होंगे कि 1955 तक क्यों उसको रोका गया, क्यों बनाने में इतना समय लगा। अगला सवाल देखते हैं, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ऑल्सो चेंज द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जिस दिन मैंने आपको अपनी पहली क्लास ली थी, यूट्यूब पर भी आपके पास होगी, जिसके अंदर हमने प्रियम्बल के ऊपर पढ़ा था, उस दिन भी मैंने आपको यह बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी चीज का आपको क्वेश्चन भी देखने को मिला। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट करा गया है, और प्रियम्बल में अमेंडमेंट कब हुआ था? हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो उसको आप लोग अवश्य याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, A bill becomes an act of the parliament after being passed by both the houses of parliament and assented to by the। ध्यान दीजिए, ये आप लोगों को मीन्स कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या है। बिल यानी एक ऐसा चीज है जो लॉ बनाने के लिए यहाँ पे बनाया गया, जिसपे अपना संसद वोट कर रही है, और बिल एक्ट कब बनता है? जब उसे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं। तो इसको आप अवश्य ध्यान रखना कि बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो वही वाली बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, हर साल देखने को मिलता रहेगा, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता रहेगा। आर्टिकल 368, इसको आप भूलने की गलती कभी भी मत करना दोस्तों। आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने दिमाग में बिठा लीजिए हमेशा के लिए। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द मनी बिल इन द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिए, सीजीएल का लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है। पहले करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, अब इनकरेक्ट घुमा के पूछने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अरे यही खत्म हो गया है क्वेश्चन। मनी बिल जो है उस पर राज्यसभा कुछ काम ही नहीं कर सकता है। मनी बिल पे कौन काम कर सकता है? लोकसभा काम करेगा, राज्यसभा को उसको पास करना ही होगा। तो इसका आंसर यहीं पे खत्म हो गया कि यही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। मगर तब भी बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बारी। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, सही स्टेटमेंट है। द लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। ये भी बिल्कुल सही है कि राज्यसभा जो भी रिकमेंडेशन देगी, लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे या चाहे तो ना करे। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर एंड नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। ये भी बिल्कुल सही है, जो मिनिस्टर है वही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन द ईयर। याद रखिएगा दोस्तों 2009, इसको अवश्य याद रखिएगा क्योंकि आपको कई बार राइट टू एजुकेशन वाली चीजों को पूछा जाता है। तो इसका आप आंसर 2009 को अवश्य याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, हु वाज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा फ्रेंड्स, यहां ध्यान रखना कि ये जो कमिटीज है ना, इनके जो चेयरमैन है उनको पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का सबको पता रहता है, बी आर अम्बेडकर, पर बाकी कमिटीज का भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ। ध्यान दीजिए, मैं इसको किस तरीके से याद करता हूं। हाउस कमेटी है, ये स से खत्म होता है और इसके आंसर सीतारमैया है। स से हाउस खत्म हुआ, स से सीतारमैया। उसके बाद हमारा बिजनेस का है जो कमेटी थी, बिजनेस को कौन से? बिजनेस को मुंशी से याद रखिएगा, के एम मुंशी। जो मुंशी होते हैं उनसे आप बिजनेस को लिंक कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे जीबी मावलंकर जी जो है, उनका भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जीबी मावलंकर जी जो फंक्शन कमेटी के हैं, तो इन चीजों को आप साथ साथ याद रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पर कभी कभी इन कमिटीज के भी आ सकते हैं, तो आप साथ साथ याद रखना। हाउस कमेटी को स से सीतारमैया को याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम अप इन। पहला संविधान संशोधन हमारे संविधान बनने के साल भर में ही 1951 के अंदर आ गया था। आप लोगों को याद ना हो तो वापस से रिकॉल करा देते हैं। शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लाने की बात करी थी, यानी जो हमारा आर्टिकल 19(1) का जो एफ पार्ट है उसमें बदलाव लाने की बात करी गई थी। क्योंकि सिचुएशन ये था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो काफी सारी जमीन जो थी वो यूजुअली जमींदार के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में रखी थी, और हमारे देश का एम क्या था कि हर चीज को बराबर से लोगों तक पहुंचाना, हर लोग को सारी फैसिलिटीज पहुंचाना। अब अगर जमींदार अपनी जमीन को ले ऑफ ही नहीं करेंगे तो सरकार यूज किसका करेगी, सरकार बनाएगी किस चीज को? तो उसको फंडामेंटल राइट से हटाने के लिए भी बात करनी, वहां पे शुरुआत करी थी आर्टिकल 19(1) के अंदर। और साथ साथ ही इसके साथ ये भी करा गया था कि जुडिशियल रिव्यू में लिमिट लगा दी गई थी। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को चाहे तो नल एंड वॉइड कर सकती है, चाहे उसके ऊपर उनको सुना सकती है, डांट सकती है।
शेड्यूल 9 बनाया गया, इसके अंदर किसी भी चीज को डालेंगे तो जुडिशियल रिव्यू से वंचित रखा गया, जिसको भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बाद में केशवानंद भारती केस के जजमेंट के समय में बोला कि हम किसी भी चीज पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है, यानी जो हमारे संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट जा रहा है, उसको हटाने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनीवन फ्रॉम एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा। इसी चीज को अगर आपको यहाँ पे सिंपल सा पूछ ले कि हमारा चाइल्ड लेबर को रोकने वाला कौन सा आर्टिकल है, आप सभी समझ जाएंगे। उसी चीज को नहीं घुमा के पूछा गया, वापिस से देखिए, फैक्ट्री माइंस के अंदर छोटे बच्चों को काम करने से रोकना, ये क्या है, चाइल्ड लेबर को ही बैन करना है। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कौन सा हमारा आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप लोग इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, which of the following words does not precede the word republic in the preamble of the constitution of India। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हम कहते हैं हमारा डेमोक्रेटिक सोवरेन सेक्युलर रिपब्लिक वाला हमारा पूरा था, सोशलिस्ट था, क्या क्या था, डेमोक्रेटिक था, सोशलिस्ट था, सेक्युलर था, रिपब्लिक था, तो इन सभी चीजों में जो हमारे थे, इसमें कौन सा चीज नहीं है हमारे उसके अंदर प्रियम्बल में, फेडरल नहीं है। हम सोशलिस्ट भी हैं, सेक्युलर भी हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं, सोवरेन भी हैं, रिपब्लिक भी हैं। फेडरल हम क्वासी फेडरल भले ही हैं, पर ये हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा गया है। मैंने आपको बताया था कि क्यों, यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उसने इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में काम कर रखा है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में रखा था। क्योंकि हमारे देश के जो वहां पे जब हमारा देश बना था तो काफी सारी सेसेशन की वहां पे सिचुएशन थी, यानी जो राज्य थे या जो हमारी प्रिंसिपल स्टेट्स थे वो अलग होना चाहते थे, टूटना चाहते थे। अब अगर कोई भी जो टूटना चाहेगी और आप फेडरेशन में उसको पावर देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, तो आप उसकी टूटने की शक्ति को और मजबूत कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम यूनिटी कर दें कि आप जुड़ोगे तो अपनी मर्जी से, पर हटोगे हमारी मर्जी से, तो ये यूनिटी फीचर दिखाती है जिसने हमारे देश को टूटने से रोका। अगला देखते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डैश मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्सेस टू द सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम लोग ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, उसी के साथ साथ हमने देखा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आरटीआई एक्ट आपका 2005 के अंदर लाया गया था। आप लोग खुद जानते हैं इसका सबसे ज्यादा यूज आप लोगों ने यूजुअली सीजीएल एस्पिरेंट्स ने देखा है, अपनी वैकेंसीज निकलवा लेते हैं आरटीआई डाल के, उसके बाद अपनी आंसर कीज निकलवा लेते हैं जो आपकी वो वाली होती है टियर 3 की आरटीआई डाल के, वो आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू ही आपको मिल रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिलेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों ये क्वेश्चन जो था, ये कायदे का एक अटपटा क्वेश्चन था, जिसके अंदर में बहुत मुश्किल से, मींस बहुत कम बच्चे इसको कर पाए होंगे, या शायद बहुत कम में, बहुत मिनिमम के मिनिमम सच में कर पाए होंगे। इसका आंसर 8 क्लॉज 1 है। बाकी ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, आपकी प्रैक्टिस में आते हैं, इनको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपको याद रखिएगा एग्जाम में सिलेक्शन के लिए पता है आपको क्या करना है, बाकियों से बेटर करना है। क्योंकि देखिए रैंकिंग के अंदर आपको क्या हमेशा फुल मार्क्स लाना कंपलसरी है क्या, नहीं है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर 50% से ऊपर लाने वाला रैंक 1 हो जाता है, क्या वो फुल मार्क्स ला रहा है, नहीं, बाकियों से ज्यादा ला रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बाकियों से भी मुश्किल ही बने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, इनको देख के घबराना नहीं है। कम से कम ऐसे क्वेश्चन जो सब बना रहे हैं उसको मत छोड़िए। अगर आपने अपनी सिली मिस्टेक्स पे अपना काबू पा लिया और जो जो क्वेश्चन सब बना रहे हैं उनको भी बताते चले गए, आप एवरेज से ऊपर स्कोर करते चले गए 10 नंबर 15 नंबर हर सेक्शन के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली जॉब के बहुत नजदीक होंगे। फ्रेंड्स अगला देखते हैं, The 74th Amendment Act of 1992 added a new part dash to the Constitution of India। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दो हैं, 73rd हमारा पंचायत है, 74th हमारा म्युनिसिपैलिटीज है। पंचायत पार्ट 9 में है और म्युनिसिपैलिटीज हमारा पार्ट 9A के अंदर है, इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, The Dash Amendment Act of the Constitution of India introduced the Goods and Service Tax in India। GST 101वां संविधान संशोधन आर्टिकल 279A। पिछले साल के में भी हमने आया था ये सवाल, इस साल भी आया है, हो सकता है अगले साल भी आ जाए, तो ये भी सदाबहार सवालों में से अवश्य याद करेंगे। आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनसीबीसी जो है ये आर्टिकल 338 बी क्लॉज 1 के अंदर है। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी चीज को कैपिटल में दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं कि अमेंडमेंट करके लाया गया, इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको आप अवश्य ध्यान रखेंगे। In which of the following years Motilal Nehru along with 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट आप सबने इसके बारे में सुन रखा होगा।
नहीं सुना होगा तो क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजों के बारे में समझ आने लगेगा। बहुत ईजी चीज है। मोतीलाल नेहरू जी ने क्या करा था, हमारे लिए खुद से कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मींस ड्राफ्ट करा था। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमको फंडामेंटल राइट्स वगैरह चीजों की डिमांड थी, कि हमारे देश की उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास फंडामेंटल यानी बेसिक राइट्स भी नहीं थे। उसको उन्होंने ऑफिशियली डिमांड करके दिया था, जबकि लॉर्ड बर्कनहेड जो उस वक्त वो थे, उन्होंने इस चीज को अलाउ नहीं किया और उन्होंने इसके अगेंस्ट चले गए थे। मोतीलाल नेहरू जी का आप याद रखिएगा 1928, और इस चीज को आप यहाँ पे एग्जाम के फॉर्म में मींस जितना आसानी से याद कर सकते हैं 1928 हमारा नेहरू रिपोर्ट अवश्य याद रखिएगा। Which of the following articles of the Constitution of India deal with the right to equality? राइट टू इक्वालिटी से डील करने वाला जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 है। आगे देखते हैं दोस्तों। वापस हमारा आ चुका है, जीबी मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जीबी मावलंकर जो है वो इसमें से किसके चेयरमैन है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी मैंने वो थोड़ी देर पहले ही बताया था, जीबी मावलंकर जो है वो फंक्शन, आपको मावलंकर का फंक्शन याद करवाया था, तो कमिटी ऑफ फंक्शंस के यहां पे चेयरमैन थे। विद रेफरेंस टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नो कॉन्फिडेंस मोशन के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आइए पढ़ते हैं सभी को। इट इज मूव्ड फॉर एसरटेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी ये चेक करता है कि लोकसभा का जो अभी भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, यानी अभी भी बहुमत है या नहीं है, उसको चेक करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। इफ इट इज पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा की मेजोरिटी खतरे में आ गई, उनको प्रूफ करना पड़ेगा मेजोरिटी में है, नहीं कर पाए तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ये भी ठीक होगा। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही लाया जाता है, ये बात भी ठीक है। इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट एडॉप्शन इन लोकसभा, ये नहीं है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका होगा, ऊपर के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Which of the following amendment of the Constitution of India amended Article 19 and inserted provision fully securing the constitutional validity of Jamindari abolition law in general and certain specified state acts in particular? वापस से आपका वही आ गया, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके ऊपर हमने पूरी की पूरी अभी डिस्कशन आपको समझा दी। हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 था, वही है यहाँ पे वापस से उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूं इसके ऊपर आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दे दिए हैं, तो आपको समझ आ चुका होगा। Which of the following amendment of the Constitution of India was enacted in 1993 to constitutionally recognize municipal government? Similar क्वेश्चन आप यहाँ पे जानते ही हैं कि म्युनिसिपैलिटी को किससे जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 में। आप देख रहे हैं जब हम एक ही साल के क्वेश्चन लगा रहे हैं तब भी आपको कितने रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगले अगले साल में क्या होगा? तो जब आप एक साल के अंदर जहां पर हम कोशिश करते हैं यूजुअली आपके पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन मिले, वहां भी आपको एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के देखने को मिल रहा है। तो यही आपको दिखाता है कि क्वेश्चन की कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कितनी ज्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं, द 61st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताइए 61वें संविधान संशोधन में हमारा क्या था? आप चाहे तो ऑप्शंस देख सकते हैं, मतलब 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन में से है। इसके अंदर आपकी जो वोटिंग राइट्स थी वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई थी। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम द डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी हमारा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डीपीएसपी कहां से लिया गया था? आप सब जानते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अडॉप्ट करा गया था। आप ध्यान दे रहे हैं कि ये सारी चीजों में हमें कई ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं देखने को पड़ रही है? क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट करे जा चुका है कि आप अगर लगाएंगे ना 2-3 बारी तो आपको अगले आप ये समझ लो 2-3 बारी आप 19 और 20 के क्वेश्चन लगा लो, और 19, 20, 21 के क्वेश्चन लगाओ, 18 के क्वेश्चन उठा लो। आपको 18 के क्वेश्चन भले ही आपने नहीं लगाए होंगे तब भी आपको सिमिलर क्वेश्चन रिपीट करते हुए दिखेंगे। या 18, 19, 20 के लगा लो तो 21 के लगा के देख लो, किसी भी 3 साल के आप क्वेश्चन कंप्लीट करो और चौथे के लगा के देखो, आपको क्वेश्चन की रिपीटेशन समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर। ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स थे? ये क्वेश्चन भी आपका सदाबहार सवाल है। 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन हमारे कौन थे दोस्तों? बी.आर. अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 112th अमेंडमेंट बिल 2009 प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 24 नवंबर 2009। ध्यान दीजिए, बिल की बात है, एक्ट की नहीं। एक्ट तब बनता है जब वो पास हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा 112वां बिल था उसके अंदर वुमेन्स को कितने % रिजर्वेशन देने की बात करी गई थी। उस समय ये क्वेश्चन काफी हद तक न्यूज के अंदर था। अगर आप लोगों को हल्का सा आइडिया हो तो ठीक है,
नहीं तो कोई बंदा अगर ऐसा क्वेश्चन मिस कर दिया तब भी कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर इसको अगर आप लोगों ने मिस, आपके पास आइडिया हो, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हो, इससे रिलेटेड चीजों पर कभी भी बात होती है, ध्यान दीजिए कई बार हमारे जो बहुत पीछे का क्वेश्चन पूछता है ना, उसका एक बहुत बड़ा जड़ हमारे प्रेजेंट में छुपा रहता है। आसपास में क्या उस टॉपिक पे बात हो रही है, आसपास में क्या उसके बारे में कोई भी चर्चा हो रही है, तो ध्यान रखिएगा 50% रिजर्वेशन की बात करी गई थी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर वुमेन्स के लिए। अगला सवाल देखते हैं, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ऑल्सो चेंज द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये वही क्वेश्चन है जो हमने शायद पहले भी कर लिया, मुझे लगता है फिर से प्रिंट हो गया है, तो आप इसका आंसर जानते ही हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगला देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, ये वाला भी हमारा रिपीट हो गया फ्रेंड्स, इसका भी आप जानते हैं, हमारा चाइल्ड लेबर के ऊपर अभी हमने क्वेश्चन देखा था। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 which was passed in March 2021 amended the government of national capital territory of Delhi Act। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के ऊपर जो हमारे एनसीटी दिल्ली थी, इसके ऊपर एक्ट लाया गया था, या आपने अगर न्यूज वगैरह देखा होगा तो इसके ऊपर काफी सारे न्यूज आए थे, आर्टिकल्स आए थे, और उसमें आपको इसके बारे में बताया था 1991 के एक्ट के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपके आसपास में कोई भी बिल या एक्ट आ रहा है तो उसके साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको उसका इतिहास बता दिया जाता है, और कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर डायरेक्ट वहां से उठाता है। तो अगर आपके आसपास में हाल फिलहाल में कोई चीज हो रही हो तो उसके बारे में जरूर पढ़िए, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड पढ़िए। जैसे मान लो अभी हमारे देश में जब मैंने आपको बताया था जब फार्मर्स का आंदोलन हुआ, तो उससे रिलेटेड आप किसी की चीज पढ़ सकते थे। जब आपका यहाँ पे जाया जेटली कमेटी में वुमेन्स की एज बढ़ाने की बात करी थी शादी की, तो उससे बैक में जाके चीजों को पढ़ सकते थे। जो हमारे देश में हाल फिलहाल में हो रहा है उससे रिलेटेड चीजों को जाके पढ़िए, और साथ साथ अगर किसी वर्ग की चीज की 50वीं या 100वीं सालगिरह पूरी हो रही है तो उसके बारे में भी अवश्य पढ़िए, क्योंकि उन चीजों से सवाल कई बार हिस्ट्री में बन जाएंगे 50वीं 100वीं सालगिरह से, और आपका अगर हाल फिलहाल की चीज को पीछे में जाएंगे तो पॉलिटी में सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ अप्रैल 2021। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिए, अभी तक के हमारे देश के सबसे लंबे समय तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। आप इसको सिंपल इस तरीके से भी सोच सकते हैं, 1947 में बने थे और उसके बाद वो 60s के बाद मरे थे, नियरली 64 के आसपास में जब वो मरे थे, तो उस समय तक जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हमारे गुलजारी लाल नंदा जी बने थे, कुछ समय के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। तो ताशकंद समझौते के वक्त के बारे में आपको पता होगा, जब वहां साइन करे थे तो वहां पे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू जी को याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, द डैश अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages the ग्राम सभा as the foundation of the पंचायती राज सिस्टम to perform function and power entrusted to it by the state legislature। मेरे को लगता है वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है, आप इसका आंसर ऑलरेडी जानते ही हैं। अगला देख लेते हैं, आरटीआई एक्ट, ये भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। विलियम हॉकिंस मेट एम्परर जहांगीर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डैश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप जानते हैं विलियम हॉकिंस जो आए थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहें। Which of the following amendment of the Constitution of India amended Article 19 and inserted provisions fully securing the constitutional validity of जमींदारी abolition laws in general and certain specified state act in particular। सिमिलर क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, आप इन चीजों को देखिए, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप देखिए, इन पर टिक मार के आगे बढ़ते चलिए। आप जानते हैं इसका आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, इसके ऊपर हम डिस्कशन अभी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following amendment of the Constitution of India was enacted in 1993 to constitutionally recognize municipal governments। अब आप ये भी जानते हैं हमारा 74th म्युनिसिपल गवर्नमेंट का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप इसको प्रैक्टिस की तरह देख सकते हैं, बीच बीच में अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि क्या आपको जो मैं समझाया वो आपको समझ आया कि नहीं आया। तो कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीटेड साथ साथ चल रहे हैं, तो अब इनके साथ साथ देखते चलिए कि आपने अभी अभी जो सीखा क्या आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठा कि नहीं बैठा। अगला सवाल देखते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स एज ऑफ अप्रैल 2021। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, फिर हमने जब अपना पहला संविधान बनाया था, 8 शेड्यूल थे, फिर उसमें 4 शेड्यूल जोड़े गए। शेड्यूल 9 का आपको जुडिशियल रिव्यू का पता है, शेड्यूल 10 आपका हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 11 आपका पंचायत के जुरिडिक्शन और शेड्यूल 12 आपका म्युनिसिपैलिटीज के जुरिडिक्शन। तो अभी हमारे पास 12 है, आप याद रखना इसको भी दोस्तों। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विद 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। आप जानते हैं 1928, इसके ऊपर अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज। ये मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था, जब हमारे पास गोवा से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आया था, जब 1961 का याद रखेंगे ऑपरेशन विजय, जब गोवा को हमने पुर्तगालियों से छुड़ाया था, अपना बनाया था। अगला देखते हैं दोस्तों,
द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहां पे हमने पहले कुछ क्वेश्चंस करे प्रैक्टिस के फॉर्म में, कुछ वापस रिपीटेड क्वेश्चंस को रखा गया इसमें से कि आप अपनी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस को साथ साथ जांच भी सकें कि आपका किस तरीके से काम चल रहा है। उसके बाद अगर आपको और भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आरबी ग्रुप पे हमारे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हो जो आपको समझनी हो या पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना हो, तो आप पॉलिटी और हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो कोर्स जनरल साइंस का कोर्स है इसको आरबी एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आरबी एप्लीकेशन पे आपको मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा शुभम सर का, जिसके अंदर आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाई गई है। और हमारी पूरी की पूरी टीम आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस, कोर्सेज, डाउट सब चीज को टैकल करने के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम आपके लिए रेडी है। तो आपके किसी भी सवाल का वन स्टॉप सॉल्यूशन आरबी एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर आप अभी तक हमारे आरबी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे आरबी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसपे आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन समय के साथ मिलती रहेगी। इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, आपको हर चीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे चैनल पे। और साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो @RBE_S लिख के आप सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम पे, तो आप आरबी चैनल से जुड़ जाएंगे। आरबी चैनल पे आपको हर चीज की पीडीएफ, कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट होगी सबको समय पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में या अगले प्रैक्टिस सेशन में। धन्यवाद और शुभ दिन।